नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, ये सवाल उठाया यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने। ट्रिपल तलाक को लेकर जारी बहस के बीच उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मुस्लिम चेहरे मोहसिन रजा ने पर्सनल लॉ बोर्ड पर तीखे हमले किए। मोहसिन रजा ने इशारों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर पाबंदी लगा देने की मांग की। ट्रिपल तलाक का जिक्र करते हुए रजा ने इसे मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म बताया। उनके मुताबिक इस्लाम में ट्रिपल तलाक की इजाजत नहीं है। अप्रैल 1973 में बने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर निशाना साधा रजा ने, यह कहकर कि पूरे समाज के हित में यह काम नहीं करता और संविधान के खिलाफ है। मोहसिन रजा के बयान का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया। बोर्ड के सदस्य और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के मुताबिक बीजेपी ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। फिरंगी महली ने पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म करने के मोहसिन रजा के बयान को मजाक बताया और कहा कि ऐसे बात सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्हें संविधान की पूरी जानकारी नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड कयामत तक खत्म नहीं होगा। फिरंगी महली बचाव कर रहे हैं, लेकिन ट्रिपल तलाक और कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दों पर बोर्ड का रुख बदलते समाज के खिलाफ है। जिस तरह बोर्ड ट्रिपल तलाक को सही ठहराता है, उससे साफ है कि वो मुस्लिम महिलाओं को जिंदगी को नर्क बनाने वाली प्रथाओं के साथ है। इसलिए आज हम ताल ठोक के पूछेंगे कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाकई मौलाना पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया? क्या मुसलमानों की भलाई का कॉपीराइट सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास है? और क्या 44 साल से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाकई मुसलमानों को गुमराह करता आ रहा है? और क्या मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म पर्सनल लॉ बोर्ड का एजेंडा है? ताल ठोक के आज की बहस इन्हीं सवालों में। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया नहीं है और ना हिंदुस्तान का संविधान है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ना कहा जाए, ये मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है। हमारी नमाज कैसे हो, रोजा कैसे हो, शादी तलाक कैसे हो, ये हम पर ही छोड़, हमारा मामला हम पर ही छोड़। मेरे हिसाब से तो इस तरह की संस्थाओं को भी जो है अंकुश लगाया जाना चाहिए। इस तरह की संस्थाओं को भी बैन किया जाना चाहिए कि जो संस्थाएं सामाजिक तौर पर काम ना करके किसी एक का शोषण हो रहा हो और उस पर ये सारे अपना पक्ष रखें, तो ये संविधान के कहीं ना कहीं खिलाफ ही है। ये जो स्टेटमेंट है यही अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है। ये वही लोग स्टेटमेंट दे सकते हैं जिनको या तो फिर मुल्क के कानून का पूरा इल्म ना हो, संविधान का इल्म ना हो। कितनी औरतों की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में खबर नहीं जाती कि जिन औरतों को तलाक से तलाक दे दी गई, औरतें भी खाली जा रही होती डिबेट को परेशानी, उनके मौलवी मुल्ला जवाब नहीं दे पा रहे। ये भी उनकी पर्सनल राय है मोहसिन साहब की, ये भी मुसलमानों की राय नहीं है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया है? दूसरा सवाल, क्या मुसलमानों की भलाई का कॉपीराइट सिर्फ मुस्लिम बोर्ड के पास है? तीसरा सवाल, क्या 44 साल से मुसलमानों को गुमराह कर रहा है मुस्लिम बोर्ड? चौथा सवाल, क्या महिलाओं पर जुल्म मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एजेंडा है? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, क्या मुस्लिम बोर्ड 20 करोड़ मुसलमानों का ठेकेदार है? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज जिस विषय पर हम बहस कर रहे हैं, विश्वसनीयता की कसौटी पर वो खबर पूरी तरह सही उतरती है। मोहसिन रजा ने जी न्यूज के रिपोर्टर से ये बात नहीं कही, लेकिन न्यूज एजेंसी एएनआई ने उनका इंटरव्यू किया और इस खबर पर हमारे पास एक्सपर्ट्स की राय भी है, जिसकी तकनीकी विश्वसनीयता पर भी आप पूरा यकीन कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ताल ठोक के कार्यक्रम के दौरान आपके मन में भी अगर कोई सवाल आता है तो आप अपने मेहमानों से सवाल पूछ सकते हैं। #TT के सवाल के साथ अपना सवाल, अपना नाम और शहर का नाम लिखकर हमें भेजें। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के सवाल आज के पैनलिस्ट तक पहुंचाएं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नाइश हसन हमारे साथ हैं, वो मुस्लिम महिला आंदोलन की अध्यक्ष हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ हैं, वो हाजी अली और माहिम दरगाह के सलाहकार हैं। ताहिरा हसन हमारे साथ हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी हमारे साथ हैं, वो सदस्य हैं
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। कांग्रेस पार्टी को भी हमने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दिया था, लेकिन उनका कहना था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े इस मसले पर वो कोई राय नहीं रखना चाहते, लिहाजा उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा है। संबित पात्रा, जो बात मोहसिन रजा कह रहे हैं वही बात बीजेपी भी कह रही है या मोहसिन रजा का निजी बयान है? देखिए, मोहसिन राजा एक मंत्री हैं, बीजेपी सरकार के उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। कहने का तात्पर्य क्या है उनका? कहने का तात्पर्य है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो एक रिग्रेसिव संस्था बन गई है और उनको इस प्रकार का रिग्रेशन नहीं करना चाहिए। बीजेपी का पूरा इस विषय को लेकर मसला बड़ा स्पष्ट है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी से हलफनामा अर्थात एक एफिडेविट मांगा था कि ट्रिपल तलाक को लेकर सरकार की क्या राय है, सरकार ने कहा कि हमारा राय वही है जो संविधान की राय है, जेंडर इक्वालिटी अर्थात पुरुष और नारी इक्वल होने चाहिए। और ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ये नहीं मानती है। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड का मानना है कि नारी पुरुष से छोटा है और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नारी का कम है, इसीलिए ट्रिपल तलाक जो है नारी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दूसरी बात जो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड कहती है वो ये कहती है कि जो महिलाएं हैं वो कमज़ोर हैं, इसलिए पुरुष अगर गुस्सा हो जाएगा, डाइवोर्स नहीं मिलेगा तो किसी दिन जला भी सकता है, किसी दिन मार भी सकता है, तो मरने से अच्छा है ट्रिपल तलाक लेके जल्दी से घर से बाहर निकल जाए। बीजेपी इससे सहमत नहीं है। कुल मिला के मोहसिन राजा भी यही कह रहे हैं कि हम जो मौलाना ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड बनाते हैं, कहीं ना कहीं एक पैट्रियार्कियल अम्ब्रेला अर्थात पुरुष प्रधान विचारधारा वहाँ है, जिस विचारधारा से हम सहमत नहीं हैं। परसों भी जो उनकी 2 दिन की बैठक हुई उसमें 2 बड़ी बातें आई, वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने ऐसा कैसे कहा। उन्होंने कहा है, तमाम अखबारों ने हेडलाइन दिया है, ट्रिपल तलाक रॉन्ग बट वैलिड। वो गलत है मगर फिर भी उसको रहना चाहिए। अरे भैया, अगर गलत है तो क्यों रहना चाहिए? फिर उन्होंने कहा कि चूंकि गलत है इसलिए जो भी ट्रिपल तलाक देगा उसको हम सजा देंगे। क्या सजा देंगे? उनका सामाजिक बहिष्कार, सोशल बॉयकॉट होगा। अरे आप कैसे कोर्ट बन गए? कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट बैठी है, हाई कोर्ट बैठी है, निचली अदालत बैठी है। डाउरी डेथ में अगर आप लोग कहेंगे कि हम लोग ही अदालत बन जाएंगे, हम ही न्याय देंगे, तो ये थोड़ी ठीक होगा। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार के विचारधारा को लेकर मुस्लिम लॉ बोर्ड चल रही है, मुझे माफ़ करिएगा अगर मैं गलत कहूँ, ये रिग्रेसिव है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोग्रेसिव होना चाहिए। आप सोशल बॉयकॉट कर देंगे तो क्या जिस महिला को ट्रिपल तलाक मिला है उसका अधिकार वापस मिल जाएगा? क्या उसको रहने का अधिकार मिल जाएगा? क्या उसको मेंटेनेंस का अधिकार मिल जाएगा? ठीक है, मुफ्ती एजाज अरशद कासमी, आप क्या कहते हैं? जो बात संबित पात्रा कह रहे हैं वो वही बात है जो मोहसिन रजा कह रहे हैं, सिर्फ उन्होंने साथ में ये नहीं जोड़ा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना पर्सनल लॉ बोर्ड गया और इसको अबॉलिश कर देना चाहिए। मैं संबित पात्रा जी की बातों का जवाब दे दूं। संबित पात्रा जी बार बार ये बात दोहराते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ने अपने एफिडेविट में ये कहा और इस तरीके से ये झूठ बोल करके तोड़ मरोड़ के अपनी बातों को पेश करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी नहीं कहा कि नारी कमज़ोर होती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी नहीं कहा कि उसको जो है डिसीजन लेने की जो उसका अंदर सलाहियत नहीं है या उसको कमतर होती है। वो कमतर होती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ ने हमेशा कहा कि नारी जो है मर्दों से ज़्यादा है, उसके हुकूक ज़्यादा है। जिस इन लोगों ने जो अपना एफिडेविट दाखिल किया है उसमें इन लोगों ने जेंडर इक्वलिटी की बात की है और जेंडर इक्वलिटी में उसने ये कहा है कि जो खाना खर्चा और नान नफका रिहाइश सुकना सारी जिम्मेदारी जो मर्द के ऊपर आयद होती है, ये मर्द के ऊपर क्यों होती है? औरत को अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी चाहिए। यानी मर्द को आज़ाद करके मर्द की जिम्मेदारी जो है ये औरत के ऊपर डालना चाहते हैं। ये औरतों के साथ अन्याय है या ये जेंडर इक्वलिटी है? औरतों को किस तरह की ये सजा देना चाह रहे हैं बीजेपी वाले? इस तरह की मानसिकता लेकर के इन्होंने अपना एफिडेविट जो है कोर्ट में दाखिल किया है और उल्टे जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर जो है इस तरह का इल्ज़ाम डाल रहे हैं। दूसरी बात मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर जो मोहसिन रजा साहब ने कहा है। मोहसिन रजा साहब ने जो कुछ भी कहा है ये उनके जो है जहनी दिवालियापन की अलामत है, उसकी कोई बेस नहीं, कोई सच्चाई नहीं और उनका बयान इस काबिल भी नहीं है। लीजिए, बिजली तो आपकी चली गई सर, वापस आता हूँ आपके पास। आप कह रहे हैं कि जो संबित पात्रा ने बताया वो कोर्ट में नहीं कहा गया था। क्या कहा गया था ये आपने नहीं बताया। हम उम्मीद करते हैं जब वापस आएंगे तो आप ये बता पाएंगे कि कोर्ट में क्या कहा था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जो दुनिया भर के अखबारों ने झूठ छाप दी। हाँ। मैं पढ़ देता हूँ ना। संबित थोड़ा सा रुक जाइए, वो बता दें पहले। मेरे पास तो है, बता लें फिर आप पढ़िएगा। बोलिए सर, आप बताइए। जी जी जी, अच्छा आप मैं बताऊं? हाँ, आप ही से कह रहा हूँ मुफ्ती साहब, बोलिए। जी 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 जी
मुस्लिम पर्सनल लॉ ने ये कहा है कि जिस तरीके से दीगर मज़ाहिब में या दूसरे तबके में जो तलाक का सिस्टम नहीं है और वहाँ एक दूसरे को अलग होने के लिए जो कोर्ट का दरवाज़ा 20 साल खटखटाना पड़ता है, तो कभी कई ऐसे भी वाक़यात हुए हैं, उसकी उन्होंने मिसाल दी है जिसमें जो है मार देने के भी वाक़या हुए हैं, जला देने का भी वाक़या हुआ है कि हम ब्रेकअप का, चूँकि तलाक का कोई सिस्टम नहीं है इसलिए जो उससे जान छुटकारा के लिए जो है उसको जला ही दिया है, मार ही दिया है। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जो कोर्ट में आज भी चल रहे हैं और कोर्ट में आरटीआई के जरिए से निकाला जा सकता है। तो इसलिए जो है ये तलाक का एक रास्ता, एक बेहतर रास्ता है। अगर आप कह रहे हैं 20 साल केस चलता है तो तलाक के जरिए हो जाते हैं, एक दूसरे को मार देने तक की नौबत आ जाती है, इसलिए आप ये छूट देना चाहते हैं कि कोई कागज पे 3 बार तलाक लिखे और अपनी बीवी के घर में फेंक के चलाए और उसके बाद फतवा ये हो जाए मुफ्ती की तरफ से या मौलाना की तरफ से कि नहीं ये तलाक तो जायज है। क्यों नाइश हसन, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इसकी तुलना आप उससे कर सकते हैं जो अदालत में केस चलता है। आपका एक्सप्लेनेशन है सर, मैं तो जो हो रहा है वो बता रहा हूं आपको, मेरा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये मैं फैक्ट रख रहा हूं केवल जो चीजें हो रही हैं। नाइश हसन बोलिए। तो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, अब वो तुरंत मुझे भी रखने दीजिएगा। रोहित जी ये साहब जो बैठे हैं, रोहित जी ये साहब जो बैठे हैं ये पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदे बन के आए हैं, लेकिन इनको ये खुद ही नहीं पता है कि कोर्ट में उन्होंने क्या जवाब दाखिल किया है, क्या पक्ष रखा है। पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कोर्ट जाके कि मुसलमान औरतें कम अक्ल होती हैं इसलिए वो तलाक दे देना उनको ठीक है। तो क्या इनको तो मालूम ही नहीं है कि उनके जो आका हुजूर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? ये कहाँ है वो लिखा हुआ कम अक्ल का? झूठ नहीं, दस्तावेज है, दस्तावेज आप पढ़ लीजिए, आप नेट खोल के पढ़ लीजिए, दस्तावेज दिखाओ, दस्तावेज दिखाओ, आपको मालूम है आपके पास होना चाहिए ना। मेरे पास तो दस्तावेज जो सामने रखा है, डिसीजन मेकिंग पावर का लफ्ज आया है। मुफ्ती साहब आप बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था ना बीच में? गलत बात है, मुफ्ती साहब आप बोल रहे थे कोई बीच में नहीं बोल रहा था ना? जब आपकी बात में कोई नहीं बोल रहा था तो आपको भी दूसरों की बात सुननी चाहिए। कम अक्ल कहा है कि नहीं कहा है? आपने औरतों को कम अक्ल कहा है कि नहीं कहा है? जितने पॉइंट लिखे उसको पढ़ लीजिए, इसमें ये भी पॉइंट नहीं कहा है। और ये सख्त ऑब्जेक्शन पहले आप पढ़ लो, आप करेक्शन कर लो। नहीं कहा वाली है, आप ये सब नहीं कह सकते। नहीं कहा है, आप इसको करेक्ट करो, आप इसको करेक्ट करो, अपने दिमाग से ये झूठ निकालो। आप जो लेके बैठे हैं आप कॉपी निकालो ना, मेरे सामने कॉपी है, आप कॉपी लेके बैठो, मेरे सामने कॉपी है। ये आप कॉपी लेके वो वाली बैठिए जो मैं बता देता हूँ ना अंग्रेजी में क्या लिखा है, को लेकर के कहा और कुछ नहीं कहा, आपको भेजा गया। अच्छा सुनिए ना, वो डिसीजन मेकिंग पावर लिखा है। तो मैं तो वही बोल रहा था, तो आप मान कहाँ रहे थे? पहली बात ये है तो इसमें कम अकली की बात कहां से आ गई? क्या कहा गया? आप लोग तो छोड़ दिए गए हैं। अच्छा मुफ्ती साहब आपके अंदर फैसला लेने की क्षमता नहीं है। मुफ्ती साहब अगर मैं ये कहूं कि आपके अंदर फैसला लेने की क्षमता नहीं है, मैं नहीं बैठा हूं, पढ़ देता हूं, इसका मतलब क्या होगा? यही होगा ना कि अक्ल के स्तर पर आप इतने मजबूत नहीं है कि आप फैसला ले पाए। कम अकली थोड़े कह देंगे भाई, हो सकता है दो आदमी में एक आदमी जो फास्ट डिसीजन लेता है, पढ़ के सुना देता हूं, डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग पावर का होता है अलग अलग इंसान को जो है। अच्छा ठीक है ना, एक चीज देखिए, आज सवाल ये नहीं है कि आपने 3 तलाक के क्या कहा क्या नहीं। आप चाहते हैं ना, प्लीज एक सेकंड रुकिए ना। नाइश हसन जी का क्या दखल है भाई? संबित पात्रा जी, मुफ्ती साहब 1 मिनट रुकिए। देखिए हाजी साहब भी बैठे हैं मेरे साथ, मंजूर जियाई साहब बैठे हैं और ताहिरा हसन जी बैठी है। मैं उन दोनों से भी एक एक कमेंट ले लेता हूँ, अच्छा नहीं लगता जब सब बीच में टोका टाकी करने लगते हैं। ताहिरा हसन, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सब कुछ सही कर रहा होता, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सारे मुसलमानों की पैरवी कर रहा होता, तो इस देश के बड़े तबके में इस बात को लेके क्यों बहस चल रही होती कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हम मानते हैं या नहीं मानते हैं? और औरतों ने अपना अलग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बना लिया भाई, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उनकी इतनी पैरवी कर रहा था तो? नहीं बिल्कुल, जो अभी बात कही मौलाना साहब ने, जो पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं हलफनामे में हमने नहीं लिखा कि औरतें कम अक्ल हैं, जबकि आपने ये लिखा है। चलिए आप इसको भी अपनी गलत बयानी से चलिए कुतर्क कर लीजिए, मैं कह रही हूँ, लेकिन ये बताइए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब इस्लामी हुकूक की बात कर रहा है तो आप कहां से ट्रिपल तलाक 1 गो को बता रहे हैं इस्लाम में है? आप इस्लाम की भी खराब पिक्चर पेश कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि हमारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है ज्यादा, हर काम के लिए वो आपके पास आती हैं पूछने, वो कुरान को भी बामाने नहीं पढ़ती हैं। कुरान में कोई आयत ऐसी नहीं है मौलाना साहब, मैं फिर बड़े जिम्मेदारी के साथ कहूंगी, जिसमें 3 तलाक एक साथ कहा गया हो। कोई एक किस्सा आप बता दीजिए जो रसूल के जमाने का हो जहां 3 तलाक एक साथ दे दिया गया हो।
3 महीना जो कुरान में है वही तरीका है। आप कैसे व्हाट्सएप से मान लेते हैं? आप कौन सी पिक्चर पेश कर रहे हैं? आप खुद बता रहे हैं कि इस्लाम इनह्यूमन है। ये बड़ी शर्म की बात है। आप कुरान को भी वॉयलेट कर रहे हैं, आप आर्टिकल 14, 15, 21 को भी वॉयलेट कर रहे हैं। आपको तो पूरी तरह से अकाउंटेबिलिटी आप लोगों पे फिक्स होती है। इसका जवाब देना होगा आपको, मुस्लिम समाज को भी देना होगा, मुसलमान औरतों को भी देना होगा। आप उनको गलत इस्लाम की पिक्चर पेश करके बता रहे हैं। 3 तलाक एक साथ है ही नहीं है। आप एक हदीस रसूल के सामने की बता दीजिए जहां 3 तलाक को वैलिड कहा गया हो। आप कुरान की एक आयत बता दीजिए, नमाज का तरीका नहीं दिया है, तलाक का तरीका दिया है। गलत बयानी से आप काम कर रहे हैं। और बार बार लोग कहते हैं, मुझको भी लोग कहते हैं कि आप लोग इस वक्त बोल रही है बीजेपी को स्ट्रेंथन कर रही है। आप कर रहे होंगे स्ट्रेंथन इस तरह की बातें करके। हम तो सही बात पहले भी बोलते थे, 15 साल पहले, आज भी बोल रहे हैं। ताहिरा जी, आप लोग इस बात पे जिरे कर रहे हैं कि कुरान की कौन सी हदीस में ताहिरा जी आप मान जाएंगे, मैं एक हदीस पेश कर दूं, सरकार के ज़माने में ऐसा हुआ है। सवाल पूछ रहा हूं जियाई साहब के संविधान के कौन से अनुच्छेद में, कौन सी धारा में यह कहा गया है कि हर धर्म के व्यक्ति को या हर धर्म को अपने अपने धर्म के कानून लागू करवाने के लिए एक अपना पर्सनल लॉ बोर्ड पैरेलली चलाने की इजाजत है, जो संविधान को मुंह चढ़ाता हो खुलेआम? नहीं, अपने स्कूल चलाने रोहित जी, सबसे पहले तो आपको इस बात पर तवज्जो देनी होगी कि हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में सभी कल्चर के लोग यहाँ पर बसते हैं। हमारी बहन ताहिरा हसन बार बार इस बात का इयादा करवा रही थी कि वो कौन सी हदीस है, एक हदीस कोट कर दे। मैं कुरान भी कोट सर, मैं कह रहा हूं ना, जिस दिन 3 तलाक पे फिर से बहस करूंगा जियाई साहब, आपको पूरा मौका मिलेगा। आप पहले खूब हदीसें पढ़ के सुना चुके हैं जिनका मतलब लोगों को समझ में नहीं आता, उनकी व्याख्या आप अपने हिसाब से करते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कौन सी हदीस में क्या लिखा है। आपने संविधान पढ़ा है क्या इस देश का? आपने संविधान पढ़ा है क्या इस देश का? मैं पूछ रहा हूं, संविधान में कहाँ लिखा है कि हर धर्म को छूट है अपना अपना पर्सनल लॉ बोर्ड बनवाए और उसके हिसाब से खड़े होकर फिर संविधान को मुंह चढ़ाए? बताइए ना सर, हदीस नहीं कुरान पे आओ भाई, संविधान बताइए ना सर। अगर ऐसा होता तो आपने आज संविधान पे चर्चा हो रही है सर। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग से रजिस्टर्ड क्यों करवाया आपने? रजिस्ट्रेशन करके नहीं देना चाहिए था हुकूमत को। आज संविधान पे बात हो रही है जियाई साहब। रजिस्ट्रेशन आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होने क्यों दिया था? तो रजिस्टर्ड तो हजारों सोसाइटियां चल रही है इस देश में। संविधान की बात, संविधान को चैलेंज करती है क्या? वो अपनी अदालतें चलाती है क्या? बना हुआ है मुसलमानों के लिए, मुस्लिम एक्ट बना हुआ है, मुझे बताइए ना, के लिए जैन एक्ट अलग से बना हुआ है। तो ये सारे एक्ट तो ऑलरेडी इसी हिंदुस्तान में बने हुए ना। मंजूर जियाई, बताइए तो सही कि इस देश में आपने बना के रखा है या नहीं? सुन लीजिए ना, भाइयों के लिए शादी ब्याह मरना जुड़ना उनके इंतजामात ये अलग से है या नहीं? मुफ्ती मंजूर जियाई, शादी आर्य समाज भी कराता है। आर्य समाज तलाक दिलाता है क्या? बोलता है किसी से बाहर मंदिर के खड़े होकर 4 बार तलाक बोलो और तलाक हो जाएगी तुम्हारी? अब सुनिए, आप सुनिए, आर्य समाज की बात आप कर रहे हैं, सुनिए। समाज, आपको मालूम है कि किस समाज में ज्यादा तलाक की शरह है? आप जानते हैं सर? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे कि संविधान कहां से आपको छूट देता है कि आप पैरेलल अपनी न्याय व्यवस्था खड़ी करें और देश के संविधान को चैलेंज करें? आपको पर्सनल लॉ के नाम पर आप संविधान को चैलेंज कब तक करेंगे? बहनों को जिनको तलाकें दे दी गई है हिंदू धर्म के अंदर में 18 साल की उम्र में, अपना घर नहीं साफ करना, आपने ये देखना है कि दूसरे घर में गंदगी है तो हमारा तो और ज्यादा गंदा हो सकता है क्योंकि उसका भी गंदा है। ऐसा ही है ना सर? आपको किसने दिया? नहीं, अगर आपको दूसरे धर्म में ये दिख रहा है कि वहाँ गड़बड़ चल रही है तो आप अपनी औरतों को और ज्यादा सफर कराना चाहते हैं कि दूसरे धर्म की औरतें भी सफर कर रही हैं, फिर तो जिंदा भी जलाइए सर। वहां तो सती प्रथा भी थी, नहीं क्यों छोड़ दिया? अपनी बहनों को जलाते ना जिंदा। अपनी बहनों को कुरान और हदीस की रोशनी में रह करके उनकी जिंदगी जीने का सलीका बताना चाहते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बच्चों और बच्चियों को उसके हुकूक दिलाना चाहता है और उसको साथ में बताना चाहता है कुरान हदीस प्रथा बंद है ना। कुरान और हदीस की तो हमारे नहीं है। नायशा हसन, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये हमारे अल्फाज नहीं है, कुरान हदीस के अल्फाज है और कुरान और हदीस हमें जीने पर मजबूर करता है, ना कि कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ जीने पर मजबूर करता है। एक चीज नहीं, कुरान के अल्फाज नहीं है, अपने घर में पढ़िए, मुसलमानों को पहचानने की बात है। एक एक करके बोल डंडे लेकर जाता है कि आप सर पे दुपट्टा ना रखें। एक एक करके बोलने, एक एक मोहतरमा आप ये बताइए कि आपके ऊपर बोर्ड डंडे लेकर जाता है कि आप सर पे दुपट्टे रखने पड़ेंगे आपको? मैं बताऊं? एक एक करके बोलने। नायशा हसन, आप ये बताइए कि नहीं बोलिए, ये आप नहीं बोलिए, एक एक करके बोलने से आपको एक एक आप हमें मजबूर कर सकते हैं। हमने आपको मजबूर किया है ये सब करने के लिए, आप हमें मजबूर नहीं कर सकते। आपको मौलाना साहब, मैं एक चीज लगातार नोटिस किया गया है, तब आप ये कह रहे हैं कि 3 तलाक। अच्छा प्लीज, आप सब लोग एक बात सुने, दिखा रहे थे कुरान हदीस की बातें अब तक पहुंचाए, आप आपकी मर्जी है। मुफ्ती मंजूर जी आई, ये आपकी मर्जी है, आप अगर मानना चाहते हैं तो वेलकम है। मैं आवाज बंद कर रहा हूँ, बहुत सारे रास्ते खुले हैं, आप लोग की आवाज बंद कर रहा हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद आप सुनेंगे। इस्लाम का आड़ लेकर के इस्लाम को बदनाम न करें। ठीक है, मैं आपकी आवाज बंद करते हुए एक बात आप लोगों को बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सुनेंगे उसको कम से कम।
मैं चाहता हूं आप सबके चेहरे स्क्रीन पर दिखें और पता लगे कि आप लोग वो बात सुनते भी हैं कि नहीं सुनते हैं। मुफ्ती मंजूर जी आई, मुझे लगता नहीं आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप लगातार बोल रहे हैं और मैंने हर बार ये नोटिस किया है, जैसे ही मुस्लिम महिला कोई बोलना शुरू करती है आप लगातार बोलते हैं और यहां तक कि आप उनके दिमाग पर, उनकी काबिलियत पर, उनकी जहनियत पर, उनकी सोच पर, उनकी शिक्षा पर, हर चीज पर, उनके चरित्र पर सवाल उठा देते हैं। या तो आप फिर मान लीजिए, बोलिए कि मेरे रहते किसी मुस्लिम औरत को बोलने की छूट नहीं मिलेगी, जब तक मैं बैठूंगा मुस्लिम औरत नहीं बोल सकती, वो मेरे बराबर बैठने के लायक नहीं है। तब हम सोचें उस हिसाब से। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप सुनना भी सीखिए, रोहित जी सुनना भी सीखिए मुफ्ती साहब। हमारे टर्न के नहीं, अंदर बोलने की छूट है। मुफ्ती साहब आप सुनना भी सीखिए, बता दीजिए ना साहब, आपको सुनना भी सीखना पड़ेगा। लेकिन आप हमें आपके साथ एजाज अरशद साहब भी बैठे हैं, आप नोटिस किया आपने, एक बार भी उन्होंने कोई टोका टाकी की हो अगर बीच में, तो आप हमें सुने। आपका पक्ष रखने के लिए आपके साथ एजाज अरशद साहब भी बैठे हैं, बिल्कुल हमारे वो भी उसी ओहदे पर है जिस पर आप हैं, लेकिन वो लगातार बोलते नहीं चले जाते हैं कम से कम कि दूसरे की आवाज ना सुनाई दे। खामोश था मैं, पिछले 15 मिनट से खामोश था, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन सबको अपना अपना समय मिलता है, सबको अपना अपना समय मिलता है। आपको लगता है कि यहां पर भी मैं लूटमार मचा दूंगा तो वो चल नहीं पाएगा सर, मेरे रहते तो कम से कम नहीं चल पाएगा। प्लीज आपकी आवाज बंद है, मैं एजाज साहब से पूछ रहा हूं, कम से कम अच्छे से सलीके से बात तो रखेंगे, सुनाई तो देगा, समझ तो आएगा सबको। एजाज साहब ठीक है, मुफ्ती मंजूर जियाई ने कहा कि एक संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था है, जिसको कि कानून के दायरे के तहत यह छूट मिली है कि वो मुसलमानों के जो नियम कायदे कानून हैं उनको सही तरीके से लागू करवाने का काम करे, मदद करे। लेकिन अगर सरकार ये कहती है अदालत में जाके कि 65 साल से मुसलमानों के लिए कोई रिफॉर्म नहीं किया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, अगर सरकार ये जाके कहती है कि 3 तलाक अब समय आ गया है कि उसे हटा दिया जाए, तो ऐसी कितनी संस्थाएं हैं सर जो खुलेआम संविधान और कानून को चैलेंज कर देती है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह? देखिए, इस तरह की अपीलिंग या इस तरह की बात उस वक्त दुरुस्त होती है जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई सरकार का इदारा होता या सरकार से एफिलेटेड होता और सरकार को कहते हैं कि भाई आपका इदारा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, आप इसको बंद कर दो। ये तो एक वॉलंटियरी रजाकाराना तौर पर जो कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक NGO है। मुस्लिम पर्सनल लॉ ने कभी ये नहीं दावा किया कि तुम मुझे फॉलो करो, मुझे मानो या मेरी बात मानो। ये एक सेकुलर मुल्क है, इसमें हर किसी को ऑर्गेनाइजेशन बनाने का राइट है। वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड बना लिया, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड लोगों ने बना लिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी किसी पर ऑब्जेक्शन किया? ये वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना अलग अलग हमेशा स्टैंड रहता है औरतों को लेकर के। मुस्लिम पर्सनल लॉ ने उस पर कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो या ऐसा क्यों कह रही हो। तो जब किसी पर कोई ऑब्जेक्शन मुस्लिम पर्सनल लॉ ने नहीं किया, आज तक एक सिंगल वाकया ऐसा नहीं बता सकते जिस पर किसी पर कोई मसला को जबरदस्ती थोपा गया हो। जिसको मानना है माने, जिसको इस्लाम से हमदर्दी है, इस्लाम के फॉलोवर है, वो इस्लाम को माने, जिसको न मानना है न माने, जिसको पर्सनल लॉ पर यकीन है मानना है माने, जिसको न मानना है न माने। क्यों उसके पीछे भाग रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं कि पर्सनल लॉ ऐसे कर रहा है, पर्सनल लॉ ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट उसको चला रही है और गवर्नमेंट से अपील किया जा रहा है कि गवर्नमेंट ये ठीक से नहीं चला रहा है, आप इसको बंद कर दो। ये तो बेतुकी सी बातें है ना, इस तरह की बातें करना। दूसरी बात, जो आप जिन महिलाओं को यहाँ पर ला रहे हैं, जिन खवातीन को ला रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक वाहिद ऐसी संस्था है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 25% जो है ना औरतों को रिजर्वेशन है। औरतें वहाँ रहती हैं जो इस्लामियात की माहिर होती हैं, जो डॉक्टरेट की होती हैं इस्लामियात पे। इनमें से कभी किसी आप महिला को आप सामने नहीं लाते। ये बहुत बड़ी शिकायत है हम लोगों की। आप उनमें से किसी एक को तो कभी लाइए सामने। आप ले आइए, हम कभी ऐतराज नहीं करेंगे, आप भेजिए। जी बिल्कुल। आपको जब फोन जाता है आप बोलिए ना कि हम महिलाओं को भेजते हैं। आप लाइए ना, आपका काम है लाना। आपको जब फोन जाता है, आप पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, आपका काम है, आप लाइए ना कि 25% महिलाएं हैं हमारे पास, हम कहते हैं। और अगर नहीं है तो मुझे ये बताइए सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड औरतों ने अलग क्यों बना लिया अपना तोड़ के? बताइए ना सर, क्यों बनाया औरतों ने अपना पर्सनल लॉ बोर्ड? अरे कोई भी ये दो औरतें ये 2 महिलाएं बैठी हुई, ये भी कल अपना बना ले, दूसरे अपना बना ले। भाई सेकुलर मुल्क है, हर किसी को राइट है बनाने का, चाहे वो 100 बना ले, उससे क्या हो जाता है? हम कहाँ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? वो बना ले, आप बना ले, नौजवान बना ले, बूढ़े बना ले, हर मकतब फिक्र के लोग अपना पर्सनल लॉ बना ले। कौन उस पर इनकार करता है? कौन हम लाठी लेकर के पीछे भागते हैं या उसके ऊपर हम केस करने जाते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक NGO है। ठीक है सर, इसका मतलब तो ये हुआ संबित पात्रा कि ऐसे 100 पर्सनल लॉ बोर्ड बन जाएं और हजारों तरह के पर्सनल लॉ को वो अपना लागू करवाने के लिए घूमते रहे डंडे लेके और मुंह चिढ़ाते रहे कानून को, खाप पंचायतों की तरह। कौन डंडा लेकर घूम रहा है? सर रुकिए ना थोड़ा सा, डंडा लेकर कौन घूम रहा है? देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड कभी डंडा लेकर घूमा है? दूसरों को सर कोई नहीं घूम रहा है, बोलने तो दीजिए सर। ये डिबेट में तो डंडा मत मारिए, बोलने दीजिए प्लीज। देखिए, पहली बात है हम ट्रिपल तलाक पे डिस्कशन कर रहे हैं। पात्रा जी, हमने आप अपने एफिडेविट का भी खुलासा कर दीजिए ना, क्योंकि जो जरा
अभी पढ़ूंगा ना एफिडेविट, अभी पढ़ूंगा एफिडेविट साहब, अभी आपके मुंह पे वो एफिडेविट पढ़ूंगा, चिंता मत करिए। नंबर वन, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड है, उसका आप जवाब दीजिए ना। जिस जेंडर रोहित जी, मैं बोलूंगा ये बोलेंगे, आप तय कर लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। करके बोलिए ना, मैं बोलूंगा या ये बोलेंगे, तय कर लीजिए। रोहित जी आप बोलेंगे, फिर मैं बोलूंगा। मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ मौलानाओं के साथ। मैं सलीके से और शांति से बोलना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, उनको बोलने ये किसी को बोलने नहीं देंगे तो ये कैसा देश है? आप बताइए कैसा है? आप हम लोग नहीं बोले, महिलाएं नहीं बोले, कह तो रहे हैं कि एफिडेविट पढ़ के सुनाएंगे सरकार। पढ़ देंगे ना, अभी सब कुछ। बोलिए आपको पढ़ के सुनाएंगे और आपको आज पूरा एक्सपोज करके घर भेजेंगे। भैया चिंता मत करिए, पहले इनको एक्सपोज ही कर देते हैं, बहुत जल्दी है इनको एक्सपोज होने का, तो एक्सपोज करते हैं। इन्होंने कहा कि हमने झूठ बोला। मेरे सामने है मुफ्ती मंजूर जी, मेहनत मत कीजिए, आपकी आवाज सुनिए, अरे सुन लीजिए साहब। इन्होंने कहा, बोलिए समित पात्रा। हाँ, इन्होंने कहा कि हम लोगों ने झूठ बोला कि एफिडेविट में इन्होंने महिलाओं को कमतर करके नहीं आंका है। मैंने इनको बोला कि इन्होंने महिलाओं के लिए लिखा है कि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी महिलाओं की कम होती है, बल्कि वैसा नहीं लिखा है। उन्होंने लिखा है वुमेन हैव नो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। मैं तो गलती कर गया था, मैं थोड़ा सा अच्छा बोल गया था इनको। नो डिसीजन मेकिंग मतलब है ही नहीं, उनमें अकल है ही नहीं, इन्होंने ये लिखा है। और जब अभी मेरी बहन बोल रही थी कि कम अकल वाला बताया, तब ये बोल रहे थे नहीं हमने बोला है डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। ये बड़ा चालाक सोच रहे अपने आप को। दूसरा, और तो क्या होता है डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी का? क्या मतलब होता है? दे हैव नो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? अब बैठ के सुनिए प्लीज। मौलाना साहब प्लीज सुन लीजिए। मौलाना साहब सुनिए प्लीज, आप मुझे बोलने दीजिए। दूसरा, आपने कहा, जो मैंने कहा कि जला देंगे, मार देंगे, आपने कहा हम झूठ बोल रहे हैं। मैं पढ़ देता हूं एग्जैक्टली आपने क्या लिखा है। आज आप पूरा एक्सपोज होकर घर जाइए। If there develops serious discord between the couple, the husband does not at all want to live with her. Legal compulsions of time-consuming separation proceedings and expenses may deter him from taking the legal course. In such instances, he may resort to illegal criminal ways of murdering or burning her alive. तो इससे बेहतर है कि हमारी बहनें जल जाएं, वो जल्दी से तलाक सुन के घर से भागे कि बचाओ, बच गई मैं तो। ये तो जो हमारे हस्बैंड ने कृपा कर दिया कि मुझे जलाया नहीं और मुझे मारा नहीं, मुझे केवल तलाक कह दिया और मेरे बच्चों समेत मुझे घर से बाहर धक्का दे दिया। ये तो मैं सौभाग्यवती हूँ कि मुझे आज मैं जिंदा हूँ, तो मेरे पति के कारण जिंदा हूँ। अब आप एक्सपोज हो गए। अब मैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रख दूं, ये एक्सपोज हो गए। अब सुन लीजिए, देखिए मुस्लिम लॉ बोर्ड महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि ये एक स्टेक होल्डर हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है, इसलिए ये एक स्टेक होल्डर हैं इस पूरे डिसीजन मेकिंग में जो सुप्रीम कोर्ट 11 तारीख से सुनवाई करेगी। एक मंत्री खुलेआम ये कह रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया है। तो क्या हम ये समझें कि आपकी सरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं चाहती है अब देश में? ना देखिए, मौलाना पंचायत मौलाना वो लॉ बोर्ड बन गया है, उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है पैट्रियार्कियल है। ये महिलाओं की भावनाओं को समझता नहीं है, रिग्रेसिव है और पैट्रियार्कियल है। आप बताइए, जो महिलाओं को अकलहीन बोल रहा है वो पैट्रियार्कियल नहीं तो क्या है? ओके, ताहिरा हसन और नाइश, मैं आप दोनों से एक सवाल लेना चाहता हूँ। ठीक है मौलाना साहब, आप बेवजह मेहनत कर रहे हैं, आपकी आवाज नहीं जा रही है। अरे समझ लो, आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी आवाज नहीं जा रही है। पहले उन दोनों महिलाओं की बात सुनिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। दोनों की बात तो सुन लीजिए कम से कम। जियाई साहब, आप चाहें तो निकाल सकते हैं काम से, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रोहित जी, आप लगातार बीच में टोका-टाकी करते हैं, उठ सकते हैं आप, कोई आपत्ति नहीं मुझे। नाइश हसन और ताहिरा जी, मैं दोनों से एक एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पहले नाइश हसन, उन्होंने कहा कि 25% मुस्लिम औरतों की वहां पर नुमाइंदगी है, आप उनको नहीं बुलाते। हम ये कहते हैं कि हम तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुलाते हैं। अब वो औरत को भेज रहा है या आदमी को, इसमें हमारा चॉइस नहीं है। अगर संबित पात्रा आते हैं, बीजेपी तय करती है, वो चाहती है तो नूपुर शर्मा को भी भेज देती है, मीनाक्षी लेखी को भी भेज सकती है और स्मृति ईरानी को भी भेज सकती है। ये उस संबंधित पार्टी का फैसला होता है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में वाकई 25% महिलाओं की नुमाइंदगी है? वो बोर्ड की सदस्य, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनती है? नहीं,
मैं बताती हूँ। इनके यहाँ तलाक के मामले, निकाह के मामले, मॉडल निकाह, सब मर्द अपना मंच पे बैठ के डील करते थे। इनके यहाँ एक औरत नहीं थी। फिर जब ये सवाल उठने लगा तो इन्होंने कुछ इनकी हम ख्याल औरतें भी पेट्रियार्कल होती हैं, इन्होंने वहाँ लाके बैठाल दिया। लेकिन वो कोई पोजीशन नहीं, सिर्फ वो मेंबर्स हैं। और उनके अगर उनमें इतनी सलाहियत है तो आपने भेजा क्यों नहीं उनको? कभी आए, हम लोग के साथ डिबेट करें। पर कोई महिला, क्योंकि ये मानते हैं कि महिला एक कमोडिटी है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है, तो ये कभी भेजते ही नहीं है। कोई महिला आ जाए इनके यहाँ कि हम सबसे बात करें, लेकिन इनके कैटेगरी में तो वो है ही नहीं ना। वो कम अक्ल है, वो डिसीजन नहीं ले सकती। तो कैमरा पे आके कहीं वो ये ना कह दे कि 3 तलाक गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो कभी भेजते ही नहीं है। जो साहिबाएं हैं वो इन्हीं की भाषा बोलती हैं, मैं उनको सुनती हूँ। वो कहती हैं कि 3 तलाक सही है, ये हमारा सब कुछ हिस्सा है। वो औरतें हैं जिन्होंने ना कभी समाज में निकल के कोई काम किया है, ना उन्हें ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा है। बस वो ड्राइंग रूम डिस्कशन वाली औरतें हैं। तो ऐसी औरतें बहुत है हिंदुस्तान में, उनका होना ना होना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता ना। ठीक है, वो कुछ भी करें, अगर वो कहती है कि ये सब ठीक है तो हम क्या करें? ओके ताहिरा जी, आप अपनी बात रखिए, फिर एजाज साहब आपके पास आ रहा हूं। पढ़ने लिखने का मतलब आप क्या समझते हैं? ओके ताहिरा जी, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत है इस देश को? मेरा मानना है कि इनके पास औरतें नहीं, मेरा मुस्लिम पर्सनल लॉ, देखिए मैं कई बार कह चुकी हूं कि ये देश संविधान से चलेगा। और 1947 में जब देश पार्टीशन हुआ था रोहित जी, तो उस वक्त जो मुसलमान हिंदुस्तान में रुका था वो डेमोक्रेटिक सेटअप में रहने के लिए रुका था। मैं एक नहीं 100 बार कह चुकी हूं, वो इस्लामिक सेटअप के लिए नहीं रुका था। पैरेलल कोई कोर्ट नहीं चल सकती। और साफ बात है रोहित जी, 100 बार मैं कह चुकी हूं कि मुस्लिम महिलाएं अब मौलानाओं मुल्लाओं की तरफ नहीं देख रही हैं, पैट्रियार्कल लीडरशिप की तरफ नहीं देख रही हैं, रिलीजियस, वो अब हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। सारा हमारा ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। जितनी महिलाएं सड़क पे उतर रही हैं, जितनी महिलाएं अभी करंट सीएम से मिलने जा रही हैं, जितनी महिलाएं हमारे पास आ रही हैं, वो बराबर सुप्रीम कोर्ट की ओर आंख लगाए हुए हैं। उनको पर्सनल लॉ बोर्ड से बिल्कुल कोई यकीन नहीं है। उनकी तो बात, जैसे अभी कहा संबित पात्रा जी ने, कितना हास्यप्रद है। मुझे तो हंसी नहीं, मैं क्या कहूं, मुझे तो गुस्सा आया कि वो कह रहे हैं हाँ गलत है, इट्स रॉन्ग, लेकिन हो जाएगा। आप बताइए आप क्या पिक्चर पेश कर रहे हैं? ट्रिपल तलाक इन वन गो रॉन्ग है, आपको भी पता है कि ये गलत है, ये मैंने जैसे कहा गैर इस्लामिक है, इनह्यूमन है, ये हमारे संविधान को भी वॉयलेट करता है। आर्टिकल 14, 15, 21 तीनों को वॉयलेट कर रहा है, जेंडर जस्टिस की बात को वॉयलेट कर रहा है। तो आप किस तरह की हिमाकाना हरकत लाके सामने दिखा रहे हैं? और आप बता रहे हैं औरतों की अकल कम है, आपने साबित कर दिया कि आपकी अकल बहुत कम है। ठीक है, अभी आप पूरे तरह से एक्सपोज हो गए। ठीक है, मुफ्ती तो अकल तो सामने आ गई जनाब। अब इस पे आप क्या कहेंगे? किसकी अकल कम ज्यादा है? ये बात खत्म, आपकी अकल कम। ठीक है, ये आपने साबित कर दिया। ठीक है ताहिरा जी, मुफ्ती एजाज अरशद कादमी, आपको ये बताते हुए कि देखिए जैसे ही हमने आवाज को थोड़ा सा रोका, ये कहते हुए कि बाकी लोगों को सुनिए, तो मुफ्ती मंजूर जियाई उठ के चले गए। ये अपने आप में ये संकेत देता है कि आपके साथ के बहुत से ऐसे लोग हैं, आप शायद वैसे ना हो, लेकिन आपके साथ के बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों की बात नहीं सुनना चाहते, वो केवल अपनी कहना चाहते हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी आरोप यही लग रहा है। नहीं, बात तो आप बताइए ना सर, आप पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, आप इस देश को संविधान से चलते देखना चाहते हैं या शरीयत से? देखिए मैं क्लियर कर दूं, मैं चाहूँगा कि आप भी इंसाफ करेंगे वहाँ पर बैठ करके। सबसे पहली बात तो ये कह दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हमेशा जो है संविधान से टकराता हुआ दिखाया देता है, जबकि ये प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 25 है और उस संविधान से टकराव की कोई शक्ल ही नहीं है इसमें। दूसरी बात, जो सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्शन किया था, जो बीजेपी का जो अपना एजेंडा है जिसमें जेंडर इक्वेलिटी की बात कही गई है, और उस जेंडर इक्वेलिटी के तहत जो है मर्द के ऊपर से जिम्मेदारी ख़त्म करके औरत के ऊपर डालना चाहते हैं, उसके नानो नफ़क़ा का और उसके सारी जिम्मेदारियों का, उस पर ये औरतों को ज़रा सा भी तवज्जो नहीं दे रही है कि ये कितना बड़ा जुल्म इसके साथ होने जा रहा है। आरएसएस के जो एजेंडे हैं, वो एजेंडे के जो मर्द के ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं निकाह के वक्त, वो जिम्मेदारियां मर्द से खत्म करके औरतों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाए ताकि सारे औरतें कमाने के लिए निकाल दिया जाए। जेंडर इक्वेलिटी उसने यही बात कही है बीजेपी वालों ने, लेकिन इन औरतों को जो जरा सा भी इसका एहसास नहीं है। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं, तीसरी बात अच्छी बात है कि मतलब ये कि मर्द के ऊपर से जिम्मेदारी खत्म, मर्द के ऊपर से जिम्मेदारी खत्म, औरतें जो है खुद कमाएंगे, औरतें खुद कमाएंगी और खुद रखेंगे। तीसरी बात
तीसरी बात, जो पात्रा जी ने जो जिस तरीके की मिसाल दी है कि औरतों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, अब तक 8, मुझे हैरत की बात है कि आपकी कैसी ऐसी सोच है कि मर्द को आजाद कर दिया जाए और औरतों के ऊपर कमाने की जिम्मेदारी डाल दी जाए। कैसी आप औरतों के साथ हमदर्दी दिखा सकती है इस तरह की सोच रख करके? एक बात जो संबित पात्रा जी का मैं जवाब देना चाहता हूँ, संबित पात्रा जी ने एफिडेविट के हवाले से जो बात कही है, एक मिनट सुन लीजिए, मकाना बातें तो आपकी हो रही है। हम तो देखिए, एक चीज, एक मिसाल मैं देना चाहता हूं जो बहुत ही तीखा है, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। अगर दिन में उल्लू को नजर नहीं आता है तो इसमें सूरज का कसूर नहीं है। अगर आपको कुरान और हदीस में कुछ नजर नहीं आता, आपने कभी पढ़ा नहीं, कुरान को टच नहीं किया, हदीस को टच नहीं किया, तो इसमें कुरान और हदीस का टच नहीं और इस्लामी कानून का कोई कसूर नहीं है। दिन में उल्लू को नजर नहीं आता है, इसमें बात कराएंगे, इसमें आप समाज को कसूर कराएंगे। बात तो बताइए सर। जानना कोई बुरी चीज नहीं है। ताहिरा जी, मौलाना साहब, एक दो सवाल है मेरे छोटे मुस्लिम मेरे 2 छोटे सवाल हैं मौलाना साहब, और उम्मीद करता हूं जवाब छोटे ही देंगे। उसमें हदीस पढ़ के ना सुनाइएगा, क्योंकि मुझे समझ में भी ना आए शायद। मेरा सवाल यह है, एक, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कितनी महिला प्रेसिडेंट, कितनी महिला अध्यक्ष अब तक हुई हैं जब से ये पर्सनल लॉ बोर्ड बना है? पहला। दूसरा मेरा सवाल यह है, लास्ट बड़ा रिफॉर्म, मुसलमानों की बेहतरी के लिए बड़ा सुधार कौन सा किया था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, और कब किया था, कौन से साल में किया था? 2 चीजें बता दें आप। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो ये मैं बता दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बाज़ाब्ता वोमेन विंग कायम है, जिसकी कन्वीनर डॉक्टर अस्मा जहरा हैं, जो हैदराबाद से बिलोंग करती है, वो इसकी कन्वीनर है, एक बड़े पोस्ट पर है, और ये हमेशा इंडिपेंडेंट पूरे मुल्क में इजलास करती है और औरतों में रिफॉर्म का काम करती है। जहाँ तक रिफॉर्म की बात है, इसके लिए बाज़ाब्ता मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक डिपार्टमेंट कायम है, जो लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के हर लैंग्वेज में लिटरेचर छापते हैं, और उसमें जो है अवेयरनेस पैदा की जाती है कि आप जो है तलाक का गलत इस्तेमाल न करें, जहेज का गलत इस्तेमाल करें। छापने के लिए तो सर आप किसी से रिफॉर्म यही किया है कि हम जो विंग की क्या फिर उसके लिए नहीं, रिफॉर्म ये क्या है कि लोग जहेज से दूर रहे, शादी ब्याह में ये बता दीजिए ना सर, बड़ा शादी ब्याह में खर्चा ना करे। संबित पात्रा अपने हाँ, दूसरी बात मैं ये आपसे पूछ लो कि जिन आरएसएस के इशारे पर ये मुस्लिम महिला आंदोलन बोल रही है, काम कर रही है, आरएसएस ने अपना जो है चीफ कितने बनाए अब तक मुस्लिम औरतों को? आरएसएस ने कितने बनाए? ये बीजेपी ने अपनी जो अध्यक्ष कितने बना दिए किसी महिला को? जब बीजेपी ने आज तक नहीं बनाया, आरएसएस ने नहीं बनाया। आप ये मानते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है? तो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है एसोसिएशन की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूं, मैं किसी आरएसएस से पॉलिटिकल पार्टी है क्या? बनाया है मैंने नाम सर, मुस्लिम औरतें पॉलिटिक्स नहीं जो गवर्न हो वो जाने क्या बोल रहे हैं। मुझे एक सवाल पूछना है, फिर आप बीजेपी से तुलना कर रहे हैं, बीजेपी में क्यों नहीं बनाया? ठीक है सर, तर्क मत दीजिए एजाज साहब, तर्क दीजिए। अब आप भी सूरज होते हुए आंख बंद करके ये सोच रहे हैं कि अंधेरा, नहीं सर, आप भी सूरज होते हुए आंख बंद करके सोच रहे हैं कि रात हो रखी है। प्लीज सर, प्लीज ताहिरा जी बोलिए, ताहिरा जी बोलिए, इनकी विमेन विंग कब बनी? 1 मिनट ताहिरा जी, मुझे ये पूछना है कि आपने क्या तमाम मुस्लिम लोगों की बातें आप कर रहे हैं, 3 तलाक को वैलिड कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने सच्चर कमेटी रंगनाथ कमीशन इम्प्लीमेंट हो उनके मुसलमान महिलाओं के लिए और सभी इन जनरल के लिए, एजुकेशन के लिए कोई बात कही? क्या जिन महिलाओं का तलाक आपने ट्रिपल तलाक से करा दिया, उनकी रिहेबिलिटेशन की बात की, उनको पैरों पे खड़े करने की बात की, कंप्यूटर ट्रेनिंग या सिलाई का या ब्यूटिशियन ट्रेनिंग की तैयारी की आपने कि वो बच्चों को लेकर सड़क पे आ गई? आपने ये किया? आपने क्या रिफॉर्म किया? आपने क्या सिर्फ 3 तलाक को वैलिडिटी दे दी आपने? और आपने क्या किया? आप ये बताइए, आप खुद बताइए कि आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। और आप कह रहे हैं हम एनजीओ हैं बड़े, आपने नेशनल चैनल पे कहा आप एनजीओ हैं। एनजीओ हैज नो राइट टू मेक लॉ। किसी कानून को बना के बताइए जो कानून की जानकारी रखते हैं। क्या आपको यह हक है कि आप कानून बनाएं? आप संविधान के पैरेलल कोर्ट के पैरेलल एक कोर्ट लगा, फिर आप लोगों ने पर्सनल कानून बना रहे हैं, देश का कानून बना रहे हैं। न करें, हमारा पर्सनल कानून है कि देश का कानून है भाई। यहाँ पर्सनल कानून की आजादी आर्टिकल 25 में मिला हुआ है। इतना दिमाग नहीं है क्या आपके पास? इतनी सोच नहीं है? पर्सनली अपने इस्तेमाल
आप बोल रहे हैं। सोच नहीं है, पता नहीं आरएसएस ने क्या आपको प्लीज देखिए ताहिरा जी आरएसएस के झगड़ा अच्छा ट्रेनिंग देके भेजता कि जाके झगड़ा अच्छा नहीं लगता प्लीज काम कर रहे हैं। देखिए झगड़ा अच्छा नहीं लगता ताहिरा जी एजाज साहब आप दोनों रिस्पेक्टेबल लोग हैं, अच्छा नहीं लगता इस तरीके से कंट्रोल करने को कहिए। मुफ्ती एजाज मैंने उनको बोला ना, आपको भी कह रहा हूँ नाइश हसन इसको लैंग्वेज सर आप उनको उल्लू कह रहे हैं सर, उसके बाद आप उनसे उम्मीद करते हैं आपको फूल की माला पहनाएंगे। प्लीज आपने खुद अपनी जो भाषा का स्तर किया है उस भाषा में जवाब देने को भी तैयार है ना फिर आप। प्लीज सर थोड़ा रुकिए, नाइश हसन बोलिए सर, थोड़ा रुकिए। ओके नाइश हसन को सुन लीजिए अब, नाइश हसन बोलिए। सर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं आपके जितनी पढ़ी नहीं हूँ, बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप मुझे उसका जवाब तुरंत दे दीजिए। छोटा सवाल है, आपकी पर्सनल लॉ बोर्ड 72 का रजिस्टर्ड है, आपकी विमेन विंग कब बनी ये बता दीजिए। 45 साल हो गया आपके संगठन को रजिस्टर्ड। हमारे यहाँ वोमेन पहले दिन से फाउंडर मेंबर है, पहले दिन से है और आज तक है। नहीं, फाउंडर मेंबर है, उन्होंने कोई पोजीशन हासिल की। विमेन विंग कब बनी? फाउंडर मेंबर विमेन विंग कब बनी? हमारे पर्सनल लॉ में फाउंडर आपकी विमेन विंग कब बनी सर? आज से नहीं, एक जमाने से बनी हुई है वोमेन विंग। सर कब से ये तो बता दीजिए, तारीख तो पूछ रही है। नहीं उसका कोई ईयर बता दीजिए। तारीख तो पूछ रही है सर आपसे, सर ईयर बता दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहले दिन नहीं फैल जाता है। आप सर ईयर बता दीजिए। सिर्फ जो है ना उसका खद्दोखाल जो उसका नहीं सर आप ईयर बता दीजिए। आप उसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें फैला आया था। हाँ पहले दिन से मैंने जब कहा फाउंडेशन ठीक है संबित पात्रा, इसका मतलब सिर्फ ट्रिपल तलाक बंद नहीं होगा। ठीक है संबित पात्रा, इसका मतलब सिर्फ ट्रिपल तलाक बंद नहीं होगा। अरे पहले दिन से पर्सनल लॉ बोर्ड पे भी ताला लगेगा। ताल ठोक के कह सकते हैं बात के नहीं आया, पता नहीं है। संबित बोलिए, सुन लीजिए। जिस दिन देखिए जैसे दो तीन चीजें सेग्रीगेट करने की, अलग अलग देखने की आवश्यकता है। नागपुर अरे सुन लीजिए साहब, क्या हो रहा है ओहो सुन लीजिए। ठीक है नागपुर हेडक्वार्टर में पहले ताला लगेगा, बोर्ड पर ताला लगने से पहले। अरे मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। ठीक है एजाज साहब, वो बोल ही नहीं रहे, अभी तो शुरू नहीं किया उन्होंने, उनको सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं। बोलिए संबित पात्रा बोलिए। चलिए आप बोलिए, समय कम है, लास्ट कमेंट जल्दी। देखिए ये टीवी डिबेट में इस प्रकार की धमकी का लैंग्वेज कि किसी का दिमाग नहीं है, मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे भाषा का प्रयोग करना शालीनता नहीं है। दूसरी बात है, ये वो एक एनजीओ है, हम क्यों किसी एनजीओ को ताला मारेंगे? हमारा मकसद है कि महिलाओं का जो अधिकार है वो अधिकार ने कितने एनजीओ पे ताले लगाए अब तक आपको याद मैं दिलाऊं? महत्वपूर्ण है। वही आप डेटा लेके बैठते हैं हर बार जब आते हैं कि देखो हमने कितने एनजीओ बंद कर दिए। अगर ये एनजीओ से क्यों डर लगता है आपको? नहीं, अगर ये फॉरेक्स का वायलेशन करेंगे, अगर ये फॉरेक्स का वायलेशन, ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हैं वो नहीं दिखता आपको? के लिए उसका वायलेशन, फॉरेक्स का वायलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं है। देखिए रोहित जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये लड़ाई महिलाओं के अधिकार के लिए है, इसको भटका के हमें नहीं रखना चाहिए। मेन मकसद यहाँ ट्रिपल तलाक और हमारी जो बहनें बैठी हैं उनके जीवन की लड़ाई है। इसको प्लीज भटकाइए नहीं कि कौन सा एनजीओ का, वो अलग विषय है, एनजीओ का डिबेट हम अलग दिन करेंगे, आज महिलाओं का अधिकार का विषय है। 3 बातें यहाँ जानना बहुत अनिवार्य है, सुनिए। नंबर 1, जहां तक ट्रिपल तलाक के विषय में जो हलफनामा दिया है, खुद इन्होंने हलफनामा में 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं। एक इन्होंने कहा है ट्रिपल तलाक इज अनडिजायरेबल, दूसरा इन्होंने कहा है दैट इज नॉट एसेंशियल टू इस्लामिक प्रैक्टिस। अरे अनडिजायरेबल है मतलब बेकार है, इस्लाम के लिए एसेंशियल नहीं है, तो काहे उसको चिपका के रखना है? ये नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल 21 भारत की संविधान की कहती है कि केवल सांस लेने से जीवन नहीं होता है। केवल कोई महिला सांस ले ले तो वो जीवन जी रही है, ये उचित नहीं है। क्या वो सर उठा के डिग्निटी के साथ जी रही है? और दोनों जो मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनको शाबाशी दूंगा और आपको नमस्कार करूंगा कि देखिए उस समय शाहबानो जी आई थी, पहले तो उसने हिम्मत दिखाया था लड़ने की, मगर पैट्रियार्कियल सोसाइटी ने उस बेचारी शाहबानो को दबा दिया था। आप लोगों को शाहबानो नहीं बनने देंगे और आप लोगों को बनना भी नहीं है। आज ये संविधान से देश चलेगा, ना ये हिंदू और मुसलमान, ये देश दोनों का है और आपके अधिकारों के लिए है। बिल्कुल संविधान से ये देश सबके लिए है और अधिकारों के लिए है, संविधान के अनुसार हम चलेंगे। और आप लोग केवल भाषण देंगे टीवी पे। आप जेंडर इक्वलिटी का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? धन्यवाद पात्रा जी, जेंडर इक्वलिटी भाषण कैसे देंगे टीवी पे? ये जो हलफनामा दिया किसने दिया? आपने दिया क्या रोहित जी? पात्रा जी, जिस दिन ये हलफनामा किसने भरा? जिस दिन फैसला आ जाएगा सर, उस दिन शाबाशी आपको भी दे देंगे हम।
मना नहीं करते जब आप ना रोहित जी, नहीं ना रोहित जी, ना रोहित जी, गलत। फैसला आप पूरे प्रिपरेशन के साथ आइए। हलफनामा में क्या लिखा है, मैं हलफनामा भेजूंगा, पढ़िए हलफनामा पहले। देखेंगे कि हलफनामा पढ़िए, मैं भेजूंगा आपको। और कौन इनको उल्लू कह के इनकी जुबान बंद कर देना चाहता है। जिन लोगों ने औरतों को कम अक्ल कहा, जिन लोगों ने औरतों को कमजोर कहा, औरतों ने उनकी दुकान पे ताला लगा दिया और इस देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। अब इस देश की सबसे बड़ी अदालत को तय करना है कि वो औरतें जायज लड़ाई लड़ रही थी या फिर वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो उन औरतों को कम अक्ल कहता है वो जायज दलीलें दे रहा था।